ठीक है बेटा, हम लोग मातृभूमि का मान आज पढ़ लेते हैं ताकि वो चीज अपने एक सेफ साइड क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मातृभूमि का मान, पेज नंबर निकालिए। यस मिस। एक आपको ब्रीफिंग इसके बारे में एक जानकारी बताना चाहती हूँ मैं। मातृभूमि का नाम हरिकृष्ण देव प्रेमी नामक जो लेखक थे उन्होंने लिखा है। और यहाँ पर एकांकीकार का परिचय भी दिया हुआ है आपको। मध्य प्रदेश के गुना शहर में सन 1908 में इनका जन्म हुआ था। साहित्यिक जीवन में शुरुआत एवं पत्रकार के रूप में की। प्रेमी जी एक लोकप्रिय और सफल नाटककार है, ये हमेशा नाटक लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा करके। आपके प्रसिद्ध नाटक है बंधन, छाया, ममता, पाताल विजय, रक्षाबंधन, शिव साधना, शिवा साधना, प्रतिशोध, आहुति, विश्वान आदि। प्रेमी जी की एकांकियों में बेड़िया, बादलों के पार, वाणी मंदिर, नया सभा एक्सक्यूज मी नया समाज, मातृभूमि का मान, निष्ठुर न्याय आदि। इनके नाटक सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक है। सबसे पहली बात आपको यहाँ क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारे लेखक हैं इनका नाम है हरिकृष्ण प्रेमी। जरा से निकनेम रखते हैं ना इसका, जैसे आपका महेंद्र सिंह धोनी को माही कहा जाता है, फिर किसी को सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, जैसे निकनेम होते हैं। वैसे लेखक जैसे आपका योयो हनी सिंह है, वो भी हनी सिंह नाम है पर योयो आगे लगा दे, तो अपनी पहचान के लिए, अपना कुछ अलग पहचान के लिए हमेशा ये लोग अपना एक छोटा सा अलग सा नाम लेके चलते हैं जो उनके नाम से थोड़ा सा अलग होता है। ऐसे कई लोग हैं, कई एक्टर्स हैं, कई सेलिब्रिटीज हैं, कई लेखक हैं जिन्होंने ऐसे, जैसे हरीश, जैसे ये है अपने निराला है। निराला का नाम पता है सभी को? निराला का क्या नाम है? नहीं पता सोच के मैम। रखो, सोच के रखो। हिंदी साहित्य के बड़े बड़े लेखक हो, जिस निराला को पढ़ा है आपने कविताओं में? जैसे महादेवी वर्मा पढ़े हैं हमने, मैथिली शरण गुप्त पढ़े हैं, वैसे निराला भी पढ़े हैं आपने। ठीक है, तो वैसे ही एक लेखक थे। इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो इनकी महानता है, जिसको आप कह सकते हो कि ये अपने आप में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो सब ये है कि उन्होंने पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं लिखी हैं। अब ऐतिहासिक और पौराणिक में क्या अंतर है बता सकते हैं आप? बताइए, ऐतिहासिक और पौराणिक ये दो चीजों में क्या अंतर होता है, आप मुझे बता सकते हैं? बोलिए। सर मैं बताइए। ऐतिहासिक मतलब जो हमें इतिहास के बारे में। हाँ जी, जो हमें इतिहास के बारे में बताती है कि हमारे पूर्वज कौन थे, राजा महाराजा कौन थे, उनकी कैसी जिंदगी थी, उन्होंने क्या किया, कैसा था, सब कुछ। फिर पौराणिक क्या हो गया? माइथोलॉजिकल। मैथोलॉजिकल बोल रहे हैं, मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, आपको इसको हिंदी में समझाना पड़ेगा मुझे। मैम जैसे रामायण वगैरह। ये जो पौराणिक कथाएं होती हैं, जो हमारे भगवान या हमारे जो बोलते हैं ना पुराने पूर्वजों ने जिन सत्यों से जोड़ दी है कि परमेश्वर होता है, परमेश्वर ऐसे होते, उनकी ऐसी जिंदगी थी, वो ऐसा करते थे, उन्होंने ऐसे कहा था, जो भी हमारे पोथी पंत्र वाली जो हम कथाएं पढ़ते हैं वो सारी पौराणिक कथाएं होती हैं, जिसमें भगवान से जितनी भी जुड़ी हुई बातें होती हैं। अपने हर जिसको बोलते हैं ना कि हर धर्म में अपनी एक पौराणिक कथाएं होती है, उस तरह से हिंदू धर्म में भी बहुत सी पौराणिक कथाएं। हमारे यहाँ 36 कोटि पर में भगवान है हमारे। अब 36 कोटि भगवान है तो करोड़ नहीं है, 36 करोड़ नहीं, 36 कोटि मतलब 36 प्रकार के भगवान माने जाते हैं जो अपने आप में बहुत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे वो कि ये जो उन्होंने रचना लिखी है, ये है इन्होंने अपनी रचनाओं में 33 मानवीय कोटि होते हैं। 33 कोटि और 36 कोटि। अब इसमें कबड़ा कंफ्यूजन है, कुछ जो पौराणिक किताब है उसमें 36 कोटि लिखा गया है और कुछ में 33 कोटि। अब 33 कोटि गांव बोलते हैं, एक गाय होती है, हाँ, एक गाय में 33 कोटि भगवान सम्मिलित होते हैं, इसलिए अपन गाय को पूछते हैं ना। वो घास खाती है, वो दूध देती है, उससे जीवन चलता है, या जो भी गाय के गोबर का भी उपयोग किया जाता है, मूत्र का भी उपयोग किया जाता है,
तो उनमें सारे भगवान समाये होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। और 33 कोटि मतलब 33 करोड़ नहीं, वो कोटि मतलब करोड़ नहीं होता। हाँ, कोटि मतलब प्रकार, कि 33 प्रकार के लोग हैं। मराठी में कोटि को करोड़ को कोटि कहा जाता है मराठी में, लेकिन वैसे देखा जाए तो 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के भगवान हैं। 33 टाइप्स, 33 टाइप के भगवान होते हैं। वो बहुत अलग अलग है, एक भगवान के कई रूप हैं। अब देवी है, उनके नौ दुर्गा है, 9 रूप है। फिर ये भगवान ने ये अवतार लिया था, वो भगवान ने, और विष्णु भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ब्रह्मा जिसने सृष्टि बनाई, शंकर को महेश का, शंकर भगवान को महेश कहा जाता है, और विष्णु भगवान विष्णु जिन्होंने पूरे धरती को चलाते हैं, जिनका सब ये सब करते हैं। और आपने देखा होगा वो अपने रूप राम और कृष्ण के रूप में वो धरती पर आए, और उन्होंने जितने भी अन्य अत्याचार यहाँ से मिटाए हैं जब जब धरा को जरूरत पड़ी। और उसके बाद भी कई भगवान हैं, फिर वो इंद्र भगवान है, फिर वो लाइट वाले भगवान, फिर वो पानी वाले भगवान है। बहुत बहुत हमारे ऐसे करके 33 प्रकार के भगवान है, और उनके फिर अलग अलग रूप हैं। ठीक है। हनुमान जी को कहा जाता है वो भी शंकर के रूप थे, पवन पुत्र हनुमान, हवा के पुत्र थे, शंकर का अवतार थे। अब शंकर जी के अवतार वो थे, फिर विष्णु जी के अवतार राम थे, फिर ऐसे बहुत है, मतलब इतना है वो अपने भगवानों में कि अपन खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। लेकिन ठीक है, श्रद्धा की दृष्टि से हर जगह भगवान है, अन्न में भगवान है, पानी में भगवान है, हवा में भगवान है, हम में भगवान है, आप में सब जगह भगवान। ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि पौराणिक। अब मानवीय प्रेम, जो इंसान को इंसान से किस तरह से एक प्रेम रहता है, वो कहलाता है मानवीय प्रेम। उसके बाद है देशभक्ति, तो आप जानते हैं अपने देश के प्रति अच्छी भावना, कैसा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है ना। वैसे ही कंसेप्ट होता है कि अपना देश में जो भी अपन जहां रहते हैं, जहां अपना जन्म हो, अपनी जन्मभूमि हो एक्सक्यूज मी, अपना देश हो, तो हमें उससे हमेशा प्रेम करना चाहिए, हमारा वहां जन्म हुआ है। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता मतलब वही अपने राष्ट्र के प्रति एक सम्मान होना। वीरता, आप में वीरता होनी चाहिए। साहस, आप में हिम्मत होनी चाहिए। पराक्रम, ऐसा कुछ अच्छा कर गुजरने की, मतलब अन्याय न सहन करना और कुछ अच्छा कर गुजरना। जैसे मानवीय मूल्यों को स्थान दिया इन्होंने, अपनी हर उस बात को यहाँ पर रखा गया कि जो एक परफेक्ट इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। सन 1974 में इनका निधन हो गया था। अब एक बात ध्यान में रखिए, ये जो उन्होंने लिखी है कथा, अब आपने इन सब राजाओं के नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, राजस्थान का जो इतिहास है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, ऐसे जो उनकी पूरी सांगा जो चेन थी उनके परिवार की, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने राजस्थान को बहुत अच्छे से संभाला। इसलिए आज आप देख रहे होंगे पूरे भारत में सबसे ज्यादा खूबसूरत जो किले हैं, जो पैलेसेस हैं, जो भी कुछ है, वो राजस्थान की ब्यूटी है। जयपुर आप जो देखते हैं ना, पिंक ब्यूटी, जो कुछ भी वहां का इतिहास है वो सारा से सारा राजस्थान में ज्यादा। और ऐसे कहा जाता है कि राजस्थानी बहुत शौर्यवान रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग और हिम्मत वाले होते हैं। तो उसी बूंदी और मेवाड़, ठीक है, उसी बूंदी और मेवाड़ दो राज्य, जो दो ऐसे शहर, अभी तो शहर समझ लो, पर दो ऐसे आसपास वाले, जैसे हमारे स्टेट नहीं कह सकते क्योंकि राजस्थान खुद ही अपने आप में एक स्टेट थी, पर ऐसे शहरों के दो जो यहाँ पर एक विषय के मसले हैं वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। राव हेमू है जो बूंदी के शासक है, उस समय बूंदी नरेश राव हेमू थे, उनका नाम था राव हेमू। और अभय सिंह मेवाड़ के जो थे सेनापति थे। और महाराणा लाखा जो थे वो भी कौन थे, मेवाड़ के शासक थे। अभी आप कभी पहले मैप देखते हो कभी, तो आपने यहाँ महाराणा प्रताप से रिलेटेड कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपने ये सब नाम वहां पर सुने ही होंगे। उसके बाद वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही जो बूंदी का रहने वाला था। और चारणी तथा वीर सिंह के सिपाही। अब जैसे आपको पता है कि ये जो लेखक नाटककार हैं ये नाटक ही लिखते हैं, तो उन्होंने इसको भी इस तरह से लिखा है। हालांकि ये जो हुआ है ना ये हो चुका है, ये एक ऐतिहासिक कथा है, ऐतिहासिक किस्सा है जो कि पहले हो चुका है, और लेकिन उसको अब कैसे क्रमबद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत किया होगा। ये सुनी सुनाई कथा है ना, आप और मैं या लेखक थोड़ी मौजूद थे जब ये युद्ध हुआ होगा, ये जब घटना घड़ी होगी। ये सब मुंह सुनी सुनी सी बातें हैं, या किसी ने लिख दी होगी उस जमाने में, या फिर सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के बेस पे सब काम काज चला करते थे। तो अब यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि बूंदी और मेवाड़। अब एक बात ध्यान में रखिए, जब दो राज्य आसपास रहते थे, दो गांव आसपास में हैं, स्टेट उस समय में मेरी
मैं यहाँ का राजा हूँ, आप वहां के राजा हो। वो दो आसपास रहते हैं, लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति और किसी पे हमला करता था तो वो लोग क्या हो जाते थे, एक हो जाते थे। तो उनके सेना के कई लोग इधर हो जाते थे, इनकी सेना के कई लोग उधर हो जाते थे, बूंदी में चला जाते, बूंदी के मेवाड़ में रोजगार के लिए, काम के लिए तो सैनिक लगते ही है ना, तो वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे को मिल जाया करते थे, बराबर। तो अब यहाँ पर क्या परेशानी आती है और क्या किस्सा है, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो शुरू करेंगे। अब पहली बात सुन लीजिए, राव हेमू और अभय सिंह, महाराणा लाखा, इन सबके कैरेक्टर आपस में बांट लीजिए। कौन पढ़ेगा, राव हेमू कौन पढ़ेगा? लड़कियों ने भी पढ़ा तो कोई परेशानी नहीं है, क्या हुआ, कैरेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें क्या है। मैम मैं अभय सिंह पढ़ूंगा। पांच मिस मे पढ़ेंगे आई अभय रीड राव सिंह। हेमू? कौन पढ़ेगा, रेणुका? यस मैम शरण्या, नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपके पास, आप रुक रुक के सुनाई दे रही हैं, ऐसे पढ़ेंगी तो हम कल तक पढ़ते रह जाएंगे। कोई बात नहीं, देखिए अगर नेटवर्क आपका क्लियर रहेगा तो हम बोल देंगे, आप पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी शुरुआत करते हैं। एक मेवाड़ का सीन, एक राज्य का सीन बताया गया है, जहां पर पहला दृश्य है स्थान बूंदीगढ़। बूंदीगढ़ मतलब बूंदी का पैलेस, बूंदी मतलब वो रायते वाली बूंदी नहीं, मिस बूंदी मतलब एक, महाराणा लाखा बचे मतलब हाँ जी पढ़िए पढ़िए कैरेक्टर। पढ़िए पढ़िए नहीं मिस, पढ़िए। मैंने राव हेमू का लिया। अच्छा, आपने राव हेमू लिया है, ठीक है ठीक है। मंथन, मंथन आप पढ़िएगा। Yes, महाराणा, ma'am. महाराणा ma'am. पढ़िएगा, लाखा। Ma'am, I'm not having book. क्या हुआ? मिस मेरे पास वो बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक। क्यों नहीं है, मैंने आपसे मेरे कहा पास था ना लेने के लिए। मिस वर्कबुक है मेरे पास, वो खाली नहीं है पूरी। वर्क बुक नहीं चलती है मंथन, आपको यस बुक मैम। लेनी पड़ेगी, यस मैम। ले लीजिए। यस मैम। अभी तो बुक खुल चुकी है, दुकानें सब खुल चुकी हैं, आपको एक्सक्यूज है ही नहीं। ले लूंगा मिस। अपने आसपास किसी बुक स्टोर पे जाओ, देख लो, इसकी शक्ल देखिए ना आपने, ब्लू कलर की आईसीएससी की एकांकी संचय, यस मैम। ठीक है। हाँ तो प्लीज उतना कर लीजिए। चलिए कौन पढ़ेगा, अनन्या, आदित्य, आदर्श, धनश्री, ईशान, गरिमा, जिसे पढ़ना है वो आगे चढ़िए। शुरुआत करते हैं चारणी तथा वीर सिंह के साथ। पहला दृश्य है, सॉरी मिस मैं आज नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरा माइक खराब हो गया। ईशान, माइक सुधरवा लीजिए। चलिए, स्थान है बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे के मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, ये बूंदी का किला है, गढ़ मतलब जहां पर वो रहते हैं, उनका फोर्ट, उनका पैलेस, ठीक है। ये बूंदी का गढ़ है और बूंदी के राव हेमू, जो बूंदी के शासक राजा है ना हेमू, वो अपने कमरे में किससे बात कर रहे हैं, जो मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह जो वहां पर आए हैं वो उनसे बात कर रहे हैं। चलिए अभय सिंह पढ़िए। यस मिस। महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। तो फिर हाँ, आप मिस मे आई पढ़ो रीड? बेटा, श्योर रीड रीड, जिसको पढ़ना है वो पढ़िए, पढ़िए जल्दी। तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? महाराव हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की क्या हुआ? इस बात की आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। और वह केंद्र है चित्तौड़। इसमें भी कोई संदेह है महाराव, चित्तौड़ का गौरव फिर लौटा है।
जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहे। बूंदी राज्य की सदा ये मेवाड़ के आश्रित। रुक जाइए, देखिए जो अभय सिंह आए हैं वो कौन है, मेवाड़ के सेनापति हैं। और जो मेवाड़ है वो अपने आप में बहुत बड़ा था, एक बड़ा राज्य, बड़ा शहर बोलते हैं ना, बड़ा आप इसको क्या कह सकते हैं, राज्य तो राजस्थान है तो उसको राज्य नहीं कह सकते, राजस्थान में मेवाड़ एक बड़ा पोर्शन था। जैसे कि मुंबई है ना, मुंबई में कैसे छोटे छोटे से कांदिवली, बोरीवली, अंधेरी है, ठाना है, जैसे मुंबई में कैसे कैसे छोटे छोटे सब मिलके हैं, तो उसी तरह से मेवाड़ था, उसके आसपास भी अलग छोटे छोटे से बहुत सारे जगह हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर यहाँ कहा गया है कि जो अभय सिंह है वो आते हैं और वो कहते हैं महाराणा सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है, मतलब हम लोग जो है वो आपको बहुत प्रेम और स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। फिर राव जो हेमू है, जो बूंदी के राज शासक है, वो कहते हैं तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकारने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? तो वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम मेवाड़ के अंडर आ जाएं, हम अपना अपना रहना चाहते हैं, हम उसके अंडर नहीं आए। कोई पुनः हमसे कहे नासिक से कि तुम अब हमारे अंडर रहकर ही काम करोगे, हमारा जो भी है उसके अंडर नासिक आ जाएगा, पूना के अंडर, तो आपको कैसा, हम क्या रिएक्शन देंगे? क्यों, हम हमारे में अच्छे हैं, हम हमारे से मैनेज कर लेते हैं, हम क्यों आएंगे आपके साथ? लेकिन जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनकी सेना बढ़ जाती है, उनके पावर स्ट्रांग हो जाती है, उनके सपोर्टर्स बढ़ जाते हैं, इसलिए वो एक होने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर राजा चाहता है कि अरे मैं मेरा स्वतंत्र रहूंगा, मैं किसी के अंडर आने वाला नहीं हूं। और इसी का फायदा अंग्रेजों ने, आपको याद होगा, डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो और शासन करो, इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया था कि सब में झगड़े लगा दिए और सबको अलग कर दिया, और फिर उसने उनको हरा के, उनको जीत के, फिर वो सारी प्रॉपर्टी और सारा स्टेट जो भी था वो अपने नाम पर कर लिया था, है ना। तो यहाँ क्या बताया, वो कहते हैं बूंदी, सिंपल सी बात समझनी है आपको कि मेवाड़ वाले चाहते हैं कि बूंदी जो है वो हमारे अंडर, हमारे मेवाड़ के अंडर आ जाए। ठीक है, अब जो अभय सिंह कहते हैं महाराव, हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। अब वो क्या सही बोल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि अब हम सब अलग अलग रहेंगे तो हम दुश्मनों का सामना कैसे कर सकते हैं, हम अगर एक साथ मिलकर उनका सामना करेंगे तो अच्छे से सामना कर सकते हैं ना। बोलते हैं ना कि एक अकेले से पूरी मुट्ठी स्ट्रांग होती है ना, एक लकड़ी टूट जाती है, बहुत सी लकड़ियां जुड़ेंगी तो वो कोई तोड़ पाता है क्या? उसको नहीं तोड़ पाता है। तो यूनिटी, एकता बहुत महत्व रखती है। तो राव कहते हैं वह केंद्र है चित्तौड़, तो बोले ठीक है, वो चित्तौड़ है तो सही, जहां पर मारवाड़ बूंदी सब मिले हैं वो चित्तौड़ में के अंडर आते हैं। तो अभय कहता है, पढ़िए अभय क्या कहते हैं, पढ़िए, रुके पढ़ चुके हैं। इसमें भी कोई संदेह है महाराज, चित्तौड़ का गत मतलब बीता हुआ गौरव फिर लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहे। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित है। मतलब ये कई अपने अपने, एक मिनट, ये अपने अपने राज्य हैं, ये सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और वो कहता है कि मेवाड़ चित्तौड़ में ही है, लेकिन वो चाहते हैं कि बूंदी भी उनके अधीन आ जाए। राव हेमू, पढ़िए। बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित, यह तुम क्या कहते हो अभय सिंह जी? हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़। अभय। यस मिस। महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथने जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दम्भ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है, हाँ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। रुक जाइए, अब यहाँ पर वो कहते हैं कि बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित है, ये तुम क्या कहते हो अभय सिंह? हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो विदेशी शक्ति हो,
चाहे वो मेवाड़ का महाराणा हो। देखिए, सब लोग चाहते थे कि हम अपने इंडिपेंडेंट रहे, हम किसी के अधीन मतलब किसी के अंडर में वो अपनी जो है सरकार चलाना नहीं चाहते थे। पहले कैसा था, अभी हमारी पूरी एक गवर्नमेंट है, सबके अपने शासन है। पहले हर राजा अपने अपने शासन को अपना अपना शासन चलाता था। उनका अपना 20 गांव, 50 गांव, 100 गांव, ये सब उनके अंडर हुआ करते थे और वो वहीं के राजा बन के रहा करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बाहर की शक्तियां आने लगी, जैसे अफगानी ये सब आना शुरू हुए, फिर उसके बाद पुर्तगीज आए, उसके बाद अंग्रेज आए, तो ये लोग डरने लगे कि अब इनका सामना अकेले करना तो बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए फिर ये एक साथ इकट्ठे होने लोग एक छत के मतलब एक अंडर एक दूसरे के अंदर आना शुरू हो गए थे। लेकिन ये जो हाड़ा लोग हैं, हाड़ा समाज, बूंदी के जो लोग हैं, वो हाड़ा जाति कहलाती है। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी के अंडर आए। अब वो कहते हैं, महाराज आज राजपूतों को एक सूत्र गूंथ जाने की बड़ी आवश्यकता है। जो व्यक्ति एक माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। वो कहते हैं कि अरे सबको जोड़कर अच्छे से सिर्फ महाराणा लाखा है वही रख सकते हैं। तो वो राव हेमू कहते हैं, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है, मतलब प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर गर्व है। इतने बड़े दम्भ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, तो माला तो बनी है, हाँ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। अब वो कहते हैं सब तो एक साथ जुड़े हुए हैं, फिर क्यों हम उनके अंडर आए? हम अपने आप में इतने स्ट्रांग हैं, हम क्यों उनके अंडर आए? और क्या हमको प्रोटेक्ट करेंगे? हम खुद अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फिर अभय सिंह कहते हैं, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। वो कहता है लेकिन डिसिप्लिन तो कुछ है ही नहीं, जो चाहे जो करता है, तो फिर ऐसे तो हमारा देश टूट जाएगा, मतलब जो भी उनका राज्य है राजस्थान वो तो खराब हो जाएगा। फिर राव हेमू कहते हैं, पढ़िए। प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है, तो उसमें उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना। तो मैं जाऊं? प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। वो कहते हैं अब हम सब प्रेम से रहिए, ताकत मत दिखाइए। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने जाति भाइयों को तलवार आजमाने की इच्छा हुई है, तो इससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है, अधीन होकर उसका सेवा करना पसंद नहीं करेगा। अब आप समझ जाइए कि यहाँ झगड़ा किस लिए चल रहा है, कि मेवाड़ वाले चाहते हैं कि बूंदी उनमें आकर मिल जाए, मतलब उनका हो जाए, लेकिन बूंदी वाले ऐसा नहीं चाहते, वो झगड़े की बात कर रहे हैं। अभय सिंह कहते हैं, तो मैं जाऊं? राव हेमू कहते हैं, आपकी इच्छा। दोनों तरफ प्रस्थान, वो दोनों अपने अपने चले जाते हैं। ये दूसरा दृश्य है, स्थान है चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित, व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं, और जो महाराणा लाखा है वो बहुत डिस्टर्ब है, और वो ऐसे टहल रहे हैं कि अरे हमले पे हमले होते जा रहे हैं बाहर से, और अपने लोग ही सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, ये चिंता है उन्हें। अब लाखा है, पढ़िए लाखा कौन पढ़ेगा? पढ़िए लाखा कौन पढ़ेगा? गौरेश, आदर्श, पढ़िए पढ़िए बेटा, फटाफट फटाफट पढ़ना चाहिए। 10 बार मुझे आवाज क्यों देनी पड़ती है? मिस, वो राव हेमू का मेरा कैरेक्टर खत्म हो गया है, तो मैं महाराणा लाखा का पढ़ लूं क्या? हाँ पढ़िए, लेकिन दूसरों को भी जरा जगना चाहिए। किधर है सारे, क्यों नहीं पढ़ रहे? आदर्श, मैम मोस्टली कोई जवाब नहीं था हर एक लेक्चर में। सभी को, किसी को नेटवर्क का प्रॉब्लम है, किसी को माइक का प्रॉब्लम है, किसको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हम ये 4 लोगों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्या? लड़कियों में रेणुका है, शरण्या है, गरिमा है, देवश्री, असीन, अनन्या, अदिति, आदित्य। यस मैम। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, किधर है आप?
इधर ही हूँ। पढ़िए फिर। लाखा, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी पर हड़ाओं ने हमें लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, ये मेरा हृदय जानता है। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा को अभिवादन करना। देखिए, लाखा कहते हैं मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। मतलब इस बार मुट्ठी पर हाड़ा ने, मतलब बूंदी से युद्ध हुआ था मेवाड़ का, जिसमें बूंदी वालों के थोड़े से सैनिकों ने मेवाड़ की बड़ी सेना को हरा दिया था, और इससे मेवाड़ के आत्मगौरव को ठेस पहुंची। वो राजा बहुत दुख कर रहे हैं, कह रहे यार मैं हार गया, बहुत शर्म की बात है, मैंने अपने जो है मेवाड़ का वो नाम खराब कर दिया। ठीक है, अब अभय सिंह आते हैं। महाराणा को अभिवादन कर, अभिवादन मतलब जो भी नमस्कार प्रणाम मुद्रा जो भी रहता है वो। अभय सिंह पढ़िए। महाराणा जी, दरबार के सभासद आपको आपके दर्शन पाने को उत्सुक है। सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब हमें निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बप्पा रावल और वीरवर हमीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वो प्राणों के भय से भाग जाए, ये कितने कलंक की बात है। किंतु आप जरा लोग सी रुकिए बेटा, समझे आप लोग महाराणा ने क्या किया था? बूंदी का जो बूंदी वालों ने निमरा के मैदान में बूंदी से उनका युद्ध हुआ था, तब क्या हुआ था कि वो वहां से भाग आए थे, क्योंकि बूंदी वाले लोग बहुत शौर्यवान थे। कौन? राव हेमू की सेना, उससे ये लोग हार गए थे। कौन? मेवाड़ वाले। इसीलिए तो हाथ मिलाने की बात करने गए थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोल दिया, और तब वो बड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं वहां के राजा कि मैं उन बूंदी के इतने से लोगों से हार गया। चलिए अभय सिंह। किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं? महाराणा, हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेने चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है? और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी को आने का कौन सा कारण है? जिसकी कौन सा खाल कारण है? मोटी। रुक जाइए। किंतु जरा सी बात इतना शोक क्यों करे महाराणा? रात को देखिए, हाड़ाओं ने मतलब बूंदी वालों ने रात को अचानक से उनके शिविर में, उनके कैंप पर अटैक कर दिया था, जिसमें से सब सैनिक घबरा गए और वो भाग गए। लेकिन जो जो ये थे महाराणा, वो लड़ रहे थे, लेकिन वो मर जाते, इसलिए उनको बस सब लोग खींचकर वहां से लेकर आ गए थे। किसे? इन्हें खुद को, महाराणा को। इसलिए वो कह रहा है कि आप इतना गिल्टी फील क्यों कर रहे हो, हमने ही तो आपको पकड़ के लाया था इधर, इसलिए। ठीक है, अब महाराणा बोलिए। जिसकी खाल मोटी होती है, उनके किए किसी पे बात पे कोई भी अपशय, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को आन को प्राणों के बढ़कर समझते हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे। यह किसकी उपहासजनक बात है, ये कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं आपके मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे लोहा लेने की बात हुई। लोहा लेना, लोहा लेना एक मुहावरा है, मतलब पंगा किसी से हिम्मत से बोलते हैं ना कि कोई युद्ध में या कहीं हिम्मत से किसी से भिड़ जाना या लड़ लेना, तो इसका अर्थ होता है लोहा लेना। ठीक है, तो ये एक मुहावरा है। यहाँ पर और एक कुछ शब्द आए हैं आपको, कि जिसकी खाल मोटी होती है। खाल मोटी होना मतलब चमड़ी मोटी होना, मतलब उससे किसी चीज का कोई फर्क पड़ता नहीं। बोलते हैं ना गेंडे की खाल बहुत मोटी होती है, चाहे उसे पानी फेंको, चाहे उसमें आग लगा दो उसको कोई, या कछुए की जो पीठ पे जो शेल होता है, उसका जो कवच होता है, वो भी कितना मोटा सा होता है। या भैंस की चमड़ी कितनी मोटी होती है कि सहसा उस पर छोटी मोटी चीजों का कोई असर नहीं होता। जैसे जब कोई ढीठ सा होता है, जो किसी की बात नहीं सुनता, तो ये क्या मुहावरे का इस्तेमाल करते कि खाल कितनी मोटी है, ऐसा वो मुहावरे का प्रयोग वहां पर
किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको यही बताया है कि जिसकी खाल इतनी मोटी होती है उसके लिए किसी बात पे कोई असर होता ही नहीं है, लेकिन जिसको कलंक या अपमान कारण नहीं होता, किंतु जो आन प्राणों से, जिसको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट या अपने अपनों का रिस्पेक्ट प्यारा होता है, उसे छोटी सी बात भी सहन नहीं होती। वो उसके लिए अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर हो, अपना रिस्पेक्ट अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर होता है। बोले पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे, यह कैसी उपहासजनक बात है। उपहासजनक मतलब बड़ी हंसी की बात है कि तुम हार के रह रहे हो, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा हंसने वाली बात है। चलिए आगे पढ़िए। मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत है। उनके उनके पोरस की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बप्पा का वंशज है लाखा। प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में सैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बूंदी को उसकी दृष्टा के लिए तो दंड दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं है कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्व नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप न करें। हाँ रुक जाइए। देखिए अब क्या होता है कि अब जो है मेवाड़ के जो राजा है महाराणा, वो बड़े दुख हो जाते कि मेरे इतने शूरवीर मेरे पूर्वज हैं और मैं इतना सा काम नहीं कर सका, छोटे से दुर्ग से हार गया, छोटे से बूंदी से हार गया। तो वो यहाँ पर क्या प्रण लेते हैं कि जब तक मैं बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करता, मतलब जब तक मैं उसे जीत नहीं जाता, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन अभय सिंह उनको क्या समझाते हैं कि अरे इतने छोटे से दुर्ग को हम जीत तो लेंगे, लेकिन वो सेना बहुत ज्यादा ही बोलते हैं ना हिम्मत वाली है, और वो सेना ज्यादा ही ये है, अपना क्या नाम, क्या बोलते हैं अपन इसको, कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा वीर है वो लोग, वो सहसा हारेंगे नहीं। इसलिए आप ये अन्न जब तक जीतोगे नहीं, अन्न जल ग्रहण करने वाला शपथ मत लो, नहीं तो ऐसे में 2 4 7 दिन 8 दिन लग जाएंगे, तो आपकी तो वैसी मृत्यु हो जाएगी। तो ये आपने करना सही नहीं है। हम जाएंगे, युद्ध जरूर करेंगे, लेकिन ये कसम मत खाओ, ऐसी ऐसी भीषण जो प्रतिज्ञा है वो आप न करें। फिर महाराणा कहते हैं, आप क्या कहते हैं सेनापति? क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाला पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लियो हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो जो तीर तरकश के निकलकर कमान पर छूट गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ, और इस बात की हाल के युद्ध की पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों ने किसी प्रकार की नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। वो कहते हैं कि एक बार तीर जब धनुष से निकल गया तो वो वापस आ सकता है, एक बार बोली गई बात वापस हो सकती है क्या? नहीं। उसी तरह से वो लोग हमेशा अपने वचनों के पक्के थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब हम मर जाएंगे लेकिन हमने जो प्रॉमिस किया है वो नहीं तोड़ेंगे। इसे तो बोलते हैं ना, खा कसम खाओ कसम। तो कसम झूठी नहीं होती, कभी ऐसे बोला जाता है कसम कभी झूठी नहीं खाई जाती, जिसकी झूठी कसम खाते वो मर जाता है, ऐसे कहा जाता है। आजकल तो लोग बहुत झूठी झूठी कस्में खा लेते हैं, लेकिन पहले आपको अपने पिक्चरों में देखा होगा कि देखो कोर्ट में भी कैदी हो या कोई भी बयान देने आता है, उस पे गीता पे हाथ रख के कसम, गीता मतलब भगवत गीता, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई थी, जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जो किताब कही जाती है, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, और उस ग्रंथ की कसम खाने के लिए कहा जाता है। तो और उस ग्रंथ की कसम खाना ये अच्छी बात नहीं होती। अगर आप मतलब झूठी कसम खाना ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप उसकी झूठी कसम खाते हो तो कभी ना कभी जीवन में आपका नुकसान होगा ही। वहीं खा के वहीं मर जाएंगे ऐसा नहीं है, तो कोई मिरेकल नहीं है, लेकिन धर्म की दृष्टि से अगर आप झूठी कसम खाते हैं तो आपका बुरा होना निश्चित है। तो इसी तरह से कसम कभी भी झूठी नहीं खानी चाहिए, ऐसे कहा जाता है।
तो यहाँ पर भी वो वही। हाँ जी, किसी की कसम खा के फिर सच में मरते हैं क्या, झूठ बोला तो? झूठ बोला तो ऐसे बोलते मरते तो नहीं है। देखो, समझिए कि आपने मुझसे कुछ पूछा है, मैडम कसम खाइए कि ऐसा हुआ था क्या, बताइए ना, और मैंने बोला उस समय शायद मैं नहीं बोल सकती, तो मैंने आपसे कह दिया नहीं नहीं कसम से ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा हुआ, और वो बात झूठ है। तो आज तो कोई इमीडिएटली कोई वो करने से कोई मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा या वो व्यक्ति मर जाएगा, ऐसे नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं उसे नुकसान होगा, नुकसान होता है, ऐसा कहा जाता है। ये अंधविश्वास है, लेकिन पुरातन काल से कुछ चीजें हमारे इसमें चली आ रही हैं, तो शायद वो कुछ ना कुछ महत्व रखती है। कहते हैं ना, माँ कसम, पापा की कसम, बहन की कसम, भगवान की कसम। मोस्टली लोग मम्मी की कसम खाते हैं और भगवान की कसम खाते हैं। तो अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, तो इस डर से तो हम नहीं खाएं तो अच्छा, बेहतर है। क्यों, किसी बोलते हैं ना, विष की परीक्षा क्यों लेना, जहर से सच में मरते हैं, इसलिए खा के क्यों देखना। जहर तो श्योर है कि जहर खाओगे तो मरोगे ही, तो उसकी क्या टेस्ट लेके देखना कि अरे यार देखें मरते हैं कि नहीं मरते। तो वो नहीं करना चाहिए कभी। इसलिए कसम मत ही खाओ, कभी भी किसी की झूठी कसम नहीं खाना चाहिए, चाहे वो भगवान हो कुछ नहीं। क्या होगा, हमेशा सच बोलिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंसान अपने को डांटेगा, अपने पे नाराज होगा, अपने से चिढ़ेगा, या 2 दिन बात नहीं करेगा, 10 दिन बात नहीं करेगा, रिश्ते थोड़े से खराब हो जाएंगे। लेकिन कभी भी झूठ बोलना नहीं और झूठी कसम खाना नहीं। हाँ, कहीं कहीं किसी की सेफ्टी के लिए, किसी के भले के लिए, या किसी का मन रखने के लिए हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन बिना मतलब जितना हो सके झूठ बोलना टालना चाहिए। क्योंकि अभी एक झूठ बोलोगे, समझो आप किसी फ्रेंड के यहाँ चले गए, मम्मी ने पूछा कहाँ गई थी, स्कूल में ही लेट हो गया, लेकिन आप कहाँ गई थी, अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी, अपने फ्रेंड के साथ गए, तो फिर क्या होगा, कभी आप पकड़े जाते हैं, कोई आपको देख लेता है, घर में चिंता होती है, मम्मी टेंशन में आती है, आपको भगवान न करे कुछ गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा कि ये मुझसे हमेशा के लिए हो जाएगा कि हमेशा जिसने मुझसे झूठ ही बोला होगा। भले आपने वो गलती पहली बार की होगी, लेकिन हमेशा का आप पे लेवल लग गया कि ये झूठ बोल के गई थी मुझसे। इसे सच बोल दो ना, मम्मा थोड़ा लेट होगा, मैं मेरी फ्रेंड का जाऊंगी, मम्मी चिल्लाएगी ना थोड़ी सी, चिल्लाना तो अपनी माँ है, पापा डांटेंगे, डांटे तो अपने पापा है, पेरेंट्स इन लॉ, घर के जो लोग हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची, कुछ बोलेंगे बोलने दो, लेकिन झूठ नहीं, बता के जाइए, जहां जाना है वहां बता के जाइए, जो करना है वो बताइए। कुछ होता है, नहीं नहीं रात पड़ेगी ना, मैं नहीं बताऊंगी, घर पे गिर गए, लग गई, कुछ हो गया, तो उसके पीछे झूठ पे झूठ करने से अच्छा एक बार सच बता दो, 2 बार सुनने में तो मिलेंगे ना, सुन लेना, आगे से ध्यान रखना। तो ये चीजें करोगे तो लाइफ इजी हो जाती है, नहीं तो बोलते हैं ना, झूठ बोलते जाएंगे और कभी ना कभी कुछ गलत हो जाता है, तो फिर कोई विश्वास नहीं करेगा जीवन में आपके ऊपर। और अभी ये स्टेज ऐसी है आपकी लाइफ की कि जितना विश्वास जीत के चले उतना अच्छा है, लेकिन हाँ, माँ बाप की, पर भगवान की कभी झूठी कसम मत खाना, ये तो सत्य है, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, आप बोलेंगे मैम अंधविश्वास सिखा रहे हैं हमें, अंधविश्वास नहीं सिखा रही हूँ, भावना है, ये भगवान के प्रति अपना विश्वास होता है। जैसे हम बोलते हैं ना भगवान है, अभी कोई बीमार है तो बोलते हैं भगवान अच्छा कर दे, या कुछ भगवान मुझे अच्छे नंबर से पास करा दो, ऐसा कर दो, तो हमारी एक श्रद्धा है ना, तो बिल्कुल वैसा ही है, कस्में भी वैसे ही रहती है। इसलिए कोई वहीं की वहीं कसम खा के मर जाएगा अपना, ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ नुकसान तो जरूर है। ठीक है, अभी यहाँ है कि मैं, हम लोगों ने किस प्रकार हीन नहीं है, फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा, वास्तव में प्रतिज्ञा है, वो पूरी होनी चाहिए। अब वो महाराणा लाखा कि जो कौन बोला, महाराणा बोले नहीं, ये मैंने कसम खाई है और ये पूरी ही होना चाहिए। अब ये नेपथ्य का गान है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से है गए संभाले, इसमें दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मत माला, ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इसमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मत माला। ये एक बैकग्राउंड का गीत चल रहा है, गाते गाते चारणी का प्रवेश होता है। अब चारणी का मतलब होता है वहां पे जो केयर टेकर्स होते हैं या सिपाही से, वो चारणी कहे जाते हैं। महाराणा पढ़िए। तुम कुछ गा रही थी चारनी, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला मानकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो तुम्हें श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, तो दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। वो क्या बोलते हैं महाराणा चारणी को कि तुम तो जो गाना गा रही हो उसमें तुमने सबने जोड़ने की बात की है। देखिए ये सागर से रत्न निकाले, मतलब सागर में से रत्न,
रत्न मतलब क्या होते हैं? रत्न किसे कहते हैं आप? डायमंड्स, ज्वेल्स, जेम्स बोलते हैं ना जिसको हम, हीरे मोती जवाहरात। युग युग से संभाले, सालों से ये जो राजस्थान के जो लोग हैं वो हमेशा बहुत होशियार और बहुत हिम्मत वाले और बहुत ही साहसी रहे हैं, और ये दुनिया में उनका नाम है। फिर मोतियों की ये माला बनाई, इन सबको जोड़कर आपस में अपने छाती से जो है छेद कराकर, मतलब छाती में छेद कराना मतलब सारे दुख दर्द द्वेष एक दूसरे के प्रति जो बुराइयां हैं वो सब मिटाकर बड़े मन से सबने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, और वो एक माला बने हैं, मतलब एकजुट खड़े हुए हैं एक दूसरे के लिए। और वो सब अपने दिल से, मतलब अपने दिल के मन मिल गए हैं, वो सब प्रेम से एक साथ रहते हैं और अपने राज्य देश की सेवा करते हैं। तो बोल फिर महाराणा ये गीत सुन के ऐसा बोलते हैं कि अरे पर मैं तो वो माला तोड़ने जा रहा हूँ, मतलब मैं बूंदी पे हमला करके बूंदी को अपने अंडर करने जा रहा हूँ। चारनी कहती है आप क्या कहते हैं महाराणा? पढ़िए, चारनी कौन पढ़ रहा था? पढ़िए बेटा, चारनी कौन पढ़ रहा था? मिस मी आए। संजीवनी, शिवांजलि, यस मैम। पढ़िए पढ़िए बेटा, वेरी गुड, पढ़िए। ये अब क्या कहते हैं महाराणा? आपके विवेक पर सबको विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि समय के फेर से आप हड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दोनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई दुष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दे। वो क्या बोल रही है चारनी कि अरे गलती हो गई तो हो गई, अगर वो कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं तो करने दो, उन्हें समझा देंगे, लेकिन हाँ, हाड़ा शक्तियों साधनों ने मेवाड़ के उन्नत राज्य में छोटे, हाँ, कि हाड़ा जो मेवाड़ है वहां के जो भी वो लोग हैं वो तो अपने से छोटे हैं, उनका राज्य कम है, लेकिन जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है तब तब वो हमेशा अपनी मदद के लिए आते हैं। तो आप उन्हें अपने गुस्से में या अपने ऐसे कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे कि सब कुछ खराब हो जाए। महाराणा। चारनी तुम बहुत देर आई। चारनी, महाराज ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न ले, अन्न जल ग्रहण न करेंगे। दुर्भाग्य, कुछ सोचकर महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभचिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देने पसंद नहीं कर सकता। किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। उसका एक ही उपाय है, वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? अच्छा, कभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हड़वा की अपनी उद्धंता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति नकली दुर्ग बना के प्रबंध करे। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो गुस्से गुस्से में ये शपथ तो ले लेते हैं कि मुझे दुर्ग बनाना है, नहीं, शपथ ले लेते हैं कि मुझे उन पर हमला करना है, लेकिन प्रैक्टिकली हमला करना कोई मामूली बात नहीं थी। और उन्होंने तो बोला था मैं पानी और खाना नहीं खाऊंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, तो एक दिन में थोड़ी ये सब होने वाला था। तो फिर वो चारनी उनको क्या सलाह देती है कि वो आप एक काम कीजिए, आप नकली दुर्ग बना लीजिए और नकली दुर्ग पे आप झूठा झूठा हमला कर दीजिए, आपको भी समाधान हो जाएगा और आपकी जो कसम है वो भी रह जाएगी। लेकिन उसमें ये कहते हैं कि लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं उनको पर्सनली जाके मारूं और ऐसा करूं वैसा करूं, उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष नहीं मिलने वाला, मतलब जो उन्होंने इतना सुना नहीं है, मेरी बात नहीं सुनी मुझ पे ऐसा सके, तो मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। लेकिन सब यही सलाह देते हैं कि नहीं, ये टाइम में आप ऐसे ही कीजिए कि दुर्ग बना लीजिए और उस पर हमला कीजिए। अब वो सेनापति को नकली दुर्ग बनाने की सलाह देते हैं। सबका प्रस्थान, मतलब सब लोग चले जाते हैं वहां से। पट परिवर्तन, स्टेज चेंज होता है। तीसरा दृश्य, चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश है, चित्तौड़ के पास में ये जंगल सा प्रदेश है,
नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा, उन्होंने वहां पर एक नकली किला बनाया हूबहू किसके जैसा, बूंदी के जैसा। महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश, वहां पर महाराणा लाखा और अभय सिंह वहां पर प्रवेश करते हैं। अभय सिंह, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? क्यों न बनता निर्देशक, यही ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। बाध्य करना मतलब मजबूर करना। अब वो कहते हैं कि देखिए, जो मेरे मन में बदले की भावना है वो तो ठंडी नहीं होगी, लेकिन जो मैंने गुस्से गुस्से में जो निर्णय ले लिया कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, उससे तो कम से कम ये झूठा दुर्ग को गिराकर मैं अपना जो व्रत है वो पूर्ण कर लूंगा, है ना। तो इसलिए वो यहाँ पर मान जाते हैं और वो यहाँ पर आते हैं और वो दुर्ग का निरीक्षण करते हैं कि कैसा, सेम वैसा ही हूबहू मतलब सेम टू सेम, सेम वैसा ही दुर्ग बना है जैसा कि बूंदी में था। और अब महाराणा उस पर चढ़ाई करेंगे, मतलब उस पर हमला करने जाएंगे। ठीक है, अभय सिंह पढ़िए। निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रन की तैयारी करें। किंतु यह भगत रण सिंह होगा कहते, हाँ जी पढ़िए पढ़िए। किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा परिरोध करने वाला होना चाहिए। अब प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि चलिए, वो कहते हैं चलो, अभय सिंह कह रहे हैं चलिए अब हम सिसोदिया का सिंहनाद होगा। सिसोदिया मतलब वो जो मेवाड़ के लोग हैं, सिसोदिया वंश के लोग हैं, मतलब उस जाति के लोग हैं। और सिंहनाद मतलब जो गर्जन, सिंह मतलब बब्बर, शेर, लायन, वो किस तरह से गर्जन करता है, युद्ध करता है, उसी तरह से वो कहते हैं कि इस तरह से हमारी आवाज गूंजेगी और हम शेरों की तरह दहाड़ेंगे और हम लोग अब युद्ध की तैयारी, रण की तैयारी मतलब युद्ध की तैयारी करते हैं। लेकिन वो कहते हैं रण होगा किससे, हम युद्ध करेंगे किससे, ये तो अपना ही है ना, झूठा झूठा बनाया हुआ। इस दुर्ग में तो हमारा पथ प्रतिरोध मतलब रास्ता रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, तो फिर हम किससे लड़ेंगे। अभय सिंह, हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने बराबर है। सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे, जो बूंदू को से हम लोग पर छुछले वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसे ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिल दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चले। क्या ठहरा कि अपने कुछ सैनिक वहां लगा देंगे, उनसे झूठे झूठे वार करवाएंगे और फिर जीत जाएंगे। सिंपल, मतलब सब बच्चों का कैसे गेम होता है झूठा झूठा, वैसा सब उन्होंने करने का प्लानिंग किया हुआ था। ठीक है, दोनों का प्रस्थान होता है, दूसरी ओर से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश करता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, वीर सिंह। अब जैसे यहाँ पर वीर सिंह का आपको स्टार्टिंग में ही एक इंट्रोडक्शन मिल गया था कि वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही है जो बूंदी का रहने वाला है। कौन है वीर सिंह? जो मेवाड़ की सेना में काम जरूर करता है, लेकिन वो कहाँ का रहने वाला है? बूंदी का। जैसे कि महाराष्ट्र की सेना में कोई यूपी का, बिहार, बंगाल, गुजरात का कोई रहने वाला हो, वैसे। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है, वीर सिंह कहता है, अब वीर सिंह को वहां पे अपने साथियों के साथ में अपॉइंट कर दिया जाता है कि चलो भैया, तुम बॉर्डर बॉर्डर पे खड़े हो जाओ और वो राजा आएंगे, उनसे युद्ध करना और वो यहाँ ये गढ़ जीत जाएंगे, उनको जीतने देना, वो गढ़ जीत जाएंगे और तुम चलते बनना अपने जगह पर वापस ड्यूटी पे। तो यहाँ पर वीर सिंह कहता है, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने ये कौन सी इमारत बनाई गई है। कहानी में ट्विस्ट, वीर सिंह कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? गौरीश का तो माइक, ईशान का भी प्रॉब्लम है। आदर्श, आदर्श
पढ़िए आदर्श। मैम लाइट बार बार जा रही है, आवाज नहीं आएगा जा। जितनी जाएगी उतनी जाने दो ना, होगा प्रॉब्लम तो हम मैनेज कर लेंगे। पढ़िए आप तो। वीर सिंह का तो कैरेक्टर पढ़ना है ना आदर्श, और क्या पढ़ना है? पढ़िए। मैम मैं पढ़ूं अभी? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? मैम बहुत ब्रेक हो रहा है उसका आवाज। नेटवर्क का बहुत इशू है। आप कैसे आता है मेरा आवाज आ रहा है मैडम, ऐसे आता है। चलिए कोशिश कीजिए शरण्या, थोड़ा सा पढ़ के दिखाओ, नहीं तो फिर दूसरा कोई पढ़ेगा। पढ़िए। मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि मेरे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है। अपना साथी कोई भी पढ़ लो। दिया। मिस मैं पढ़ती हूँ। मिस मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए पढ़िए। हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? पढ़िए अनन्या, आप ही पढ़िए, दूसरा साथी भी पढ़िए। किंतु यह तो नकली बूंदी है। धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है, वह बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेंगे। यहाँ की चप्पा भूमि सिसोदिया और हड़ाओं के खून से लाल हो। लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित होगा? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है। हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। मतलब रुकावट होती है, हर्डल हो जाएगी। और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेलकर बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है। लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आ जाए, हम मेवाड़ की दी हुई तलवार महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। अब बात आती है बूंदी दुर्ग पर हमला करने की। जब तो वहां किसको तैनात करते हैं? वीर सिंह और उसके सिपाहियों की, जो खुद बूंदी से बिलोंग करते हैं, जो खुद ही बूंदी के लोग हैं। अब वो कहते हैं चाहे बूंदी का नकली किला हो या असली हो, है तो हमारा ही दुर्ग ना। और उस पर कोई अत्याचार करेगा तो हम कैसे सहन कर सकते हैं? भले हम मेवाड़ में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मातृभूमि कौन सी है, उसका मान संभालना हमारे लिए जरूरी है। और वो क्या है? बूंदी है। तो वो अपने सैनिकों को क्या बोलता है? कुछ भी हो जाए, लेकिन असली युद्ध होगा और हम उन्हें अंदर आने नहीं देंगे। हम अपने मातृभूमि के मान के लिए युद्ध जरूर करेंगे, चाहे हम मर मिट क्यों ना जाए। ठीक है। तो वो अपने साथियों को पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर करता है इस बात के लिए, मानसिक तरह से उन्हें पूरी तरह से तैयार करता है कि अब हमें अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध करना है। मतलब किसके लिए? बूंदी के लिए। जो नकली गढ़ बनाया है ना दुर्ग, उसे वो असली सिद्ध करेंगे। मतलब वहां पर वो असली तरह से लड़ेंगे। अभी तो ये खेल खेल में हो रहा था, लेकिन ये तो अपने में आ गए कि नहीं, अब तो हम, भले ये नकली हो या असली हो,
है तो हमारे दुर्ग का अपमान ना, तो हम इसे अपमान नहीं करने देंगे, अब हमें युद्ध करना ही है। तो यहाँ पर आ जाता है, आज ऐसा ही अवसर आ गया है कि आज हमें असली में युद्ध करना है। पहला साथी, निश्चय जहाँ बूंदी है वहां पर हाड़ा है, और जहाँ जहाँ पर हाड़ा है वहां पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। सिंह, मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो। अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को वीर सिंह अपने सिपाहियों को बोल रहा है कि तुम वीर हो। देखिए, आपने हमेशा हर जगह मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि हमेशा जो सेनापति है या राजा है वो अपनी सेना को थोड़ा सा मोटिवेट करता है, युद्ध से पहले उसे उत्तेजित करता है, या उसे बोलते हैं ना कि उसे एक अच्छी तरह से क्या कह सकते हैं कि उसे समझाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, सब तरह से गाइडलाइन देता है, हर तरह से उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेता है, क्या करोगे आप, क्या नहीं करोगे, है ना। उस तरह से ये भी अभी अपनी सेना को ललकार रहा है, उस लीला को समझा रहा है किस तरह से आपको युद्ध करना है, कैसे उसे बोला उत्साहित कर रहा है उसे। ठीक है, अगला पढ़िए। हम सब प्रतिज्ञा लोग, करते हैं हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज नहीं फहराने देंगे। स्थापित न होने देंगे। मुझे आप लोगों पर अभिमान है, और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूला नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। अब वीर सिंह ने अपने सिपाहियों को पूरी तरह से मेंटली, मानसिकता उनकी तैयार कर दी है कि हमको सच्चा युद्ध करना है। किसके खिलाफ? मेवाड़ के राजा जब बूंदी पर, नकली बूंदी के दुर्ग पर आकर युद्ध करने वाले हैं, तो उन्होंने उनको पूरी तरह से तैयार कर दिया है कि अब हमें असली युद्ध करना है, उन्हें उसके अंदर आने नहीं देना है। ठीक है, अब इसकी कल्पना वहां के राजा को नहीं है, लेकिन इन्होंने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ठीक है, आज हम 5 बज चुके हैं, आज हम यहीं रुक जाते हैं, अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करके समाप्त करेंगे। अभी तक का जितना भी किस्सा हिस्सा हुआ आपको समझ में आया है? यस मैम। समझ में आई बात कि क्या सीन है? अगले लेक्चर पे तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक पौराणिक ये एक ऐतिहासिक कथा है जो कि ये सच में हो चुकी है।